हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अभिनव कुमार बहरे है भाई, और मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आप सभी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी ने सुन लिया है भाई कि जो रामसर साइट्स हैं इसकी संख्या अगेन भारत में बढ़ गई है, और इसके साथ अब जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया में है, नाउ दे आर 89 इन नंबर। मतलब 89 जो वेटलैंड साइट्स हैं इनकी संख्या भारत में हो चुकी है। आउट ऑफ विच आप पाएंगे कि 20 साइट्स के साथ जो है वो तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। नाउ मेरा प्रश्न ये है कि जनरली स्टूडेंट ये जरूर जानता है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, ये वेटलैंड्स कब कहां डिक्लेयर करे गए हैं, इसकी जानकारी सामान्य तौर पर होती है। पर एक बात काफी रोचक है, जरा नोटिस करिए कि जो रामसर साइट्स हैं इसकी संख्या साल दर साल बहुत ज्यादा गति से नहीं बढ़ रही है। मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाह रहा हूं कि डियर जरा नोटिस करिए, आज से 7-8 साल पहले इतनी फ्रीक्वेंटली रामसर साइट डिक्लेयर नहीं करी जाती थी इंडिया में, जितने फ्रीक्वेंटली आज डिक्लेयर होने लगी हैं। इसका कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक कारण है। यह यूपीएससी ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कारण था, और यहां मैं आपको एक डेटा भी बताता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। लगभग 30 के आसपास, अगर स्पेसिफिक कहूं तो 29 के आसपास 2014 तक भारत में रामसर साइट्स थी। अब जरा इस बात पर फोकस करिए कि रामसर कन्वेंशन स्टार्ट कब हुआ था। रामसर कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था 1971 में। एक प्लेस है ईरान में, और ईरान के इस प्लेस का नाम है रामसर। जो रामसर है ये एक प्लेस है ईरान का, और 1971 में यहां पर वेटलैंड के प्रोटेक्शन है उसके लिए, वेटलैंड का अर्थ है आर्द्र भूमि क्षेत्र, इसके प्रोडक्शन के लिए जो है वो कंजर्वेशन इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया था, यानी कि इनको बचाने का काम शुरू करा गया था, क्योंकि एक प्रॉपर इकोलॉजिकल सिस्टम होते हैं। नाउ यहां पर प्रश्न ये है कि जो ये वेटलैंड्स हैं 1971 से 2014 तक ये इंडिया के अंदर जो डिक्लेयर करे गए, जरा सोचिए इनकी संख्या केवल और केवल 29 थी, लगभग 29 के बराबर थी, राइट। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 10-11 वर्षों में ही, 2024-25 की अगर मैं बात कर लूं, तो यहां पर इस 29 के अलावा लगभग 60 और जो वेटलैंड्स हैं, लगभग 60 और जो वेटलैंड्स हैं ये ऐड करे गए हैं। ये न्यू वेटलैंड्स हैं, और ये ऐड क्यों करे गए इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। यानी कि कुछ तो बड़ा डिजास्टर्स चल रहा है इंडिया में, जिसके कारण हमारे आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है वो शायद खतरे में है, या फिर उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। जनरली हम जीएस पढ़ते समय इसकी चर्चा जो है वो यहां तक ही सीमित रखते हैं कि वेटलैंड कौन सा डिक्लेयर हुआ और वहां की कौन सी प्रजाति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पर यहां पर रिमार्केबल बात है कि रीजन कुछ तो स्पेसिफिक होगा ही। बट अगर मैं आपसे कहूं कि इसके रीजन का प्रॉपर कनेक्शन आपको आपके जीएस पेपर से दिखेगा, तो आप जरा ध्यान से उस बात को समझिएगा। सबसे पहली चीज तो बीते वर्षों में भारत सरकार के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तेज करा गया है। खासकर रीसेंट गवर्नमेंट, और चाहे वो बीती गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, सभी ने तेजी से भारत में जो है वो टूरिज्म को प्रमोट करने का प्रयास करा। वन थिंग इज परफेक्ट कि अगर भारत को विकसित देश बनना है तो हमें हमारी इकोनॉमी में जो है वो मेजर चेंजेस लाने होंगे। अब एक बात हमेशा याद रखिए कि वर्ल्ड में जितने भी लीडिंग नेशंस हैं, अगर आप एक शब्द में उन्हें कहना चाहें तो आपको दिखाई देगा कि उन देशों में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ती हैं, और पर्यटन अपने आप में एक अर्थव्यवस्था है। दिस इज अ ब्रूटल रियलिटी कि आज के समय विश्व की लीडिंग अर्थव्यवस्थाओं में से एक गल्फ कंट्रीज, जो अपने कच्चे तेल पर निर्भर करती हैं, ये कंट्रीज भी लगातार जो है अपने यहां गगनचुंबी इमारतें बना रही हैं। क्या लगता है आपको कि दुबई को इतने मैसिव लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हब के रूप में क्यों विकसित करा जा रहा है? बिकॉज गल्फ नेशंस नोज कि डियर, ये तेल जो जमीन से निकल रहा है, एक दिन ये तेल खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तब हमारा देश अर्थात गल्फ देश अपने टूरिज्म पर जीवित रहेंगे। आपको छोटे छोटे आइलैंड नेशन दिखाई देंगे जो खासा समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो एक टूरिस्ट हब है।
कारण एक व्यक्ति गरीब या अमीर हो सकता है, लेकिन एक टूरिस्ट हमेशा अमीर ही होता है, क्योंकि वो जेब में पैसे रखकर खुशियां खरीदने आया है। एक चीज बिल्कुल परफेक्ट है कि बीते समय में भारत सरकार के द्वारा टूरिज्म को लगातार प्रमोट करा जा रहा है, और टूरिज्म का एक हॉटस्पॉट होते हैं लेक्स। तो इन लेक्स के आसपास भी कॉन्क्रीटाइजेशन स्टार्ट हुआ है, अर्थात लेक्स को बड़े स्तर पर जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करा जा रहा है। आप जरा गौर फरमाइए कि आपके शहर में जो फेमस चौराहे हैं, सड़कें हैं, उनके नाम किसी ताल के नाम पर आपको दिखाई देंगे, लेकिन आज के समय वो ताल ही गायब हो चुका है, और जो हैं भी वो कॉन्क्रीटाइज हो चुके हैं। कॉन्क्रीटाइज का अर्थ जरा मैं आपको बताऊं, फिर आपको इसके पीछे का मेजर रीजन समझ में आएगा। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। आई अगेन रिपीट, आगे कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि ये ऐसा नहीं है कि टूरिज्म को प्रमोट करने के कारण भारत सरकार ने कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया और वेटलैंड खत्म होने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइन, आप ध्यान से देखिए, ये लेक है। अब हर एक लेक का अपना एक जो है आसपास की आर्द्र भूमि होती है, और ये जो भूमि है ये दलदलीय भूमि होती है। ये दलदलीय भूमि है। आप इस बात को समझें कि जब इस लेक के आसपास टूरिज्म को प्रमोट करा जाता है, तो सामान्य रूप से इसकी ये जो दलदली भूमि है, इसे समय के साथ सीमेंटेड कर दिया जाता है, यानी कि कॉन्क्रीटाइज कर दिया जाता है। फाइन, अब ये जो कॉन्क्रीटाइजेशन होता है या कंक्रीट से इसे ढक दिया जाता है, इससे एक चीज बहुत खतरनाक होती है, वो ये कि इस आर्द्र भूमि में निवास करते हैं पक्षी, और ये जो पक्षी हैं ये बेसिकली दूर दूर से इस आर्द्र भूमि की तलाश में आते हैं। खासकर मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं, खासकर प्रवासी पक्षी हैं, जो कि आते हैं साइबेरिया से। और ये जो प्रवासी पक्षी हैं, ये प्रवासी पक्षी बेसिकली साइबेरिया से इंडिया, साइबेरिया हो या फिर कैस्पियन सी, अराल सी या काला सागर हो, यहां से जो पक्षी हैं ये भारत में ठंड के समय आते हैं, क्योंकि भीषण ठंड पड़ रही होती है साइबेरिया के क्षेत्र में। जब ये भारत की तरफ आते हैं तो ये इन्हीं आर्द्र भूमियों के आसपास रहते हैं। कारण होता है यहां जल भी है, और साथ में दलदली क्षेत्र में आपको पर्याप्त भोजन भी मिल जाएगा इन बर्ड्स के लिए। तो ये जो भोजन की डिमांड है साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए, ये फुलफिल भी हो जाती है। अब यहां समझिए कि टूरिज्म को प्रमोट करने के चक्कर में हमने इन आर्द्र भूमि क्षेत्रों के इन दलदली भागों को कॉन्क्रीटाइज कर दिया, जिसके कारण समय के साथ ये आर्द्र भूमि क्षेत्र समाप्त होने लगते हैं। लेकिन कहानी में फिर भी एक बड़ा ट्विस्ट है। समझिए, ये आर्द्र भूमि क्षेत्र कॉन्क्रीटाइज होने से खत्म नहीं हो जाएंगे, वास्तविकता में एक बड़ी समस्या क्रिएट करेंगे। और वो बड़ी समस्या है कि ये जो दलदली क्षेत्र आप देख रहे हो, ये हटने के बाद जो कंक्रीट आया है, यहां पर लोग जब घूमने आएंगे तो डियर ये अपने साथ खूब सारा कचरा लेकर आते हैं, और ये कचरा जो है उन्हीं लेक्स में छोड़ दिया जाता है। एक तो लेक जो है अपने आप को साफ करने का काम कैसे करती है, बहता हुआ पानी हर एक 3 किलोमीटर में अपने अंदर उपस्थित हर एक गार्बेज को, हर एक जो पैथोजेंस हैं या फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसे नदी हर 3 किलोमीटर में अपने आप से बाहर कर सकती है, अगर वो अकेली रहे तो। हम अकेला छोड़ते ही नहीं है, सीवेज के पानी से लेकर इंडस्ट्रियल वेस्ट तक। नाउ, बहता हुआ पानी का तो लॉजिक समझ में आता है, लेकिन ये जो रुका हुआ पानी है ये अपने आप को साफ कैसे रखता है? तो इसका रीजन है कि इस रुके हुए पानी का किडनी की तरह कार्य करता है ये दलदल। अब आपने दलदल हटा दिया तो आपको यहां पर इसे क्लीन करने के लिए एक जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब समझिए, टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट अपने साथ गार्बेज लाते हैं, और ये जो गार्बेज है, ये गार्बेज बेसिकली इस झील में ऐसे जमता जाता है, और जब ये झील में जमता जाता है तो ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को, अर्थात सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, और सनलाइट को ब्लॉक कर देने से यहां नीचे उपस्थित जो वेजिटेशन है, ये वेजिटेशन खत्म हो जाता है। और जब ये वेजिटेशन खत्म होता है तो इस वेजिटेशन के खत्म होने पर ये सड़ता है, और सड़ने पर बनता है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी चीज के अपघटित होने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। फाइन, अब जल के अंदर ऊपर गार्बेज जमने से नीचे की वनस्पतियां सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में समाप्त होने लगती हैं, और जब ये समाप्त होने लगती हैं तो इनके अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है।
अब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने से पानी के अंदर यहां जो जीव निवास करते हैं ये भी खत्म होने लगते हैं, और जब ये जीव खत्म होने लगते हैं तो इनकी डेड बॉडी भी डिकम्पोज होती है, जिससे अगेन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और ऐसा करते हुए एक डेथ साइकिल जो है वो रन होने लगती है वेटलैंड में। और ये जो डेथ साइकिल रन होती है वेटलैंड में, इस कारण से समय के साथ इस झील के अंदर या इस वेटलैंड के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ये CO2 का परसेंटेज इसमें एक सिग्निफिकेंट लेवल को पार करता है, वैसे ही ये एक डेंजरस साइकिल को ट्रिगर कर देता है, और इसका नाम है बेसिकली एक डिजीज। वो माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि साइबेरिया वाले एरिया से भारत आई थी प्रवासन के दौरान आश्रय लेने के लिए, डियर, हमने उस अतिथि का क्या सम्मान करा है दैट ये जो बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से, ये बर्ड्स इन लेक्स के आसपास रहती हैं, और इन लेक्स में टूरिज्म के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर हमने जो गार्बेज पैज इकट्ठा करा, और मेक इट श्योर कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का कारण नहीं है, गवर्नमेंट इज डूइंग द बिजनेस जो हम चाहते हैं, वही काम कर रही है सरकार जो हम चाहते हैं, बट द रियलिटी इज हम जाकर उसके अंदर अपना गार्बेज फेंक रहे हैं, और गार्बेज फेंकने के बाद वो दलदल के ऊपर जो है वो पैच बनाता है, जिससे नीचे सनलाइट नहीं जाती, और ये बर्ड्स जब वहां पहुंचती हैं तो डियर, इन बर्ड्स को वो पानी मिलता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा होता है, और जब ये हायर परसेंटेज बर्ड्स में उपस्थित बर्ड्स को जो है वो अफेक्ट करता है, देन ये एक डिजीज का शिकार हो जाती हैं जिसे कहते हैं एवियन ब्यूटिलिज्म। और ये जो एवियन ब्यूटिलिज्म है, मेक इट श्योर कि ये एक बैक्टीरिया से होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रोडियम, और जो क्लोस्ट्रोडियम बैक्टीरिया है ये उसी पानी में होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड रिच पानी के अंदर क्लोस्ट्रोडियम बैक्टीरिया बर्ड्स में एवियन ब्यूटिलिज्म कॉज करता है, और ये एवियन ब्यूटिलिज्म बेसिकली बर्ड्स में पैरालिसिस जैसी स्थिति उत्पन्न कर देता है। आप देखिए भारत में बहुत सारे ऐसे वेटलैंड्स हैं जहां पर ये बैक्टीरियाज मिले। 2016 के आसपास हमारी सबसे बड़ी इनलैंड सलाइन वाटर लेक सांभर झील, अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील, उसके अंदर एवियन ब्यूटिलिज्म से पीड़ित पक्षी दिखे। 8000 पक्षियों की डेथ हुई थी 3 वर्षों में, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पक्षी हमारे यहां आए और हमारी इन झीलों में गार्बेज पैच बनने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से वो बैक्टीरिया आ गया जिसने इन बर्ड्स में पैरालिसिस तक कॉज कर दिया। 8000 इज अ बिग नंबर, और धीरे धीरे करके भारत में हर एक वेटलैंड की स्थिति कुछ इसी प्रकार की होती जा रही है। और जैसे ही ये कंडीशन दिखी, लगातार रामसर जो है वो रामसर कन्वेंशन इसके लिए एक्टिव हुआ ताकि इंडिया में वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करा जा सके। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे ये केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर जांच करने पर इन्वायरमेंटलिस्ट को, ये एक्टिविस्ट को ये दिखता है कि यहां पर जो क्लोस्ट्रोडियम बैक्टीरिया है, या इससे, ये तो मैंने एक बताया आपको, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये दिखना स्टार्ट होते हैं, तो उन्हें जो है वो प्रोटेक्शन देने के लिए लगातार साइट्स की संख्या बढ़ाई जाती है। और ऐसा इंडिया में ही नहीं हो रहा, मतलब आप ऐसा ना समझें कि इसमें भारत सरकार जिम्मेदार है या केवल भारत जिम्मेदार है, ऐसा पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। फाइन, तो इसे अपने दिमाग पर सेटल डाउन रखिएगा। अब यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई भारत में जो, अब मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आप इस बात को समझो कि यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि भाई भारत में प्रवासी पक्षियों की संख्या जो है लगातार कम हो रही है, या फिर किसी वर्ष प्रवासी पक्षियों की संख्या 30% कम हो गई, और आप अचानक से अपना दिमाग लगाएंगे कि हां, हमने पढ़ा था कि बर्ड्स में एवियन ब्यूटिलिज्म नामक एक बीमारी होती है, और यह बीमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिच पानी के अंदर बैक्टीरिया से होती है, क्लोस्ट्रोडियम वो बैक्टीरिया का नाम है, और भारत में झीलों के अंदर यह मिल रहा है। अब आप आंसर लगाने वाले हैं शायद यही, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। याद रखिए कि अभी न्यूज आई थी कुछ समय पहले ही कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक पोल है वो चेंज हो रहा है। फाइन, जो हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है ये धीरे धीरे कर शिफ्ट हो रहा है। तो यह भी याद रखिएगा कि इसको भी मैंने डिटेल में समझाया था अपने लेक्चर्स में, दैट अर्थ का ध्रुवीय क्षेत्र जो है, अब अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समय के साथ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है, और इसकी शिफ्टिंग के कारण जो है, और जब ये शिफ्ट हो रहा होता है तो वो सारे पक्षी जो इस चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर अपना नेविगेशन करते हैं, अर्थात दिशा का निर्धारण करते हैं, ये पक्षी दिशा भ्रमित हो जाते हैं।
तो एक बात और याद रखिएगा, अगर सडनली कोलैप्स दिखाई दे आपको भारत में माइग्रेटरी बर्ड्स का, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वेटलैंड की समस्या है। इसका मतलब यह है कि अर्थ का मैग्नेटिक पोल चेंज हो रहा है, जिस कारण से इन बर्ड्स की संख्या भारत में सडनली कम या ज्यादा हो गई है। सडनली कम या ज्यादा होने का कारण हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें रिवर्सल है, और ये रिवर्सल जब होता है बहुत सडन होता है, ऑल ऑफ अ सडन होता है, तो इसका आपको ध्यान देना है। आई होप आपको ये जानकारी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये बर्ड्स कुछ इसी प्रकार से जो है नेविगेट करती हैं, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसे महसूस करते हुए, उन तरंगों को महसूस करते हुए। मैं मानकर चलता हूं कि अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखा है तो आपको लगा होगा कि इस लेक्चर में गहराई काफी है, मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे साझा की है। अगर आप इसी प्रकार से पूरा ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल डियर आपका वेट कर रहा है। ये याद रखो बच्चे कि ये 30 से 35 प्रश्न देने वाला ऑप्शनल है हर साल, इवन प्रीलिम्स में। सिर्फ प्री की अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 प्रश्न आपको दिखाई देंगे हर वर्ष इस ऑप्शनल से। फाइन, तो मैं आपके साथ इन बैचेस में ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टार्ट करने वाला हूं। 14 फरवरी से इनमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। याद रखिए इसमें 2 बैचेस आपको अवेलेबल हैं। एक बैच है जिसमें आपको पूरे लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर ये प्रोवाइड करे जाएंगे अलॉन्ग विद क्रक्स, और दूसरा बैच है जिसमें आपको क्रक्स के साथ पूरी टेस्ट सीरीज और जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अगर आप जो बैच है, एक होता है गोल्ड बैच मींस जब आपको ऑप्शनल प्लस उसका क्रक्स प्रोवाइड करा जाएगा, और जो प्लेटिनम बैच है ये वो बैच है जिसमें ऑप्शनल प्लस क्रक्स प्लस उसकी टेस्ट सीरीज एंड ऑल्सो जीएस का जो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का सेक्शन है ये सारा इंक्लूड कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद द मेंटरशिप। तो ये 2 बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम कीजिए कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे मैसेज कर दें अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे जो है वो मैसेज कर दें, आई विल कॉन्टेक्ट यू, और चाहे तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं abhinav.bohre@studiiq.com। इस पर मेल भी कर सकते हैं अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको डेफिनेटली ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। साथ ही हमारे संपूर्ण बैचेस, स्टडी आईक्यू के वो बैचेस जो इवन 9,999 के कॉस्ट से स्टार्ट होते हैं, ये पूरे फाउंडेशन बैचेस हैं। इसमें आपको एब्सोल्यूट तैयारी कराई जाती है। अगर आप इन बैचेस को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सेम हैंडल्स पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। याद रखिए कि जब भी आपको इन कोर्सेज को ज्वाइन करना है, मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा इस बात को कि सबसे मिनिमम प्राइस पर अगर आपको ज्वाइन करना है तो जस्ट यूज this code. This is called AK Live Code. इस कोड का यूज करते हुए अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं आपको डेफिनेटली कॉस्ट सबसे मिनिमम दिखाई पड़ेगी। डियर, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी इन सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।